गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस सेशन में और आपकी प्रारंभ बैच में। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम टनाटन चल रही होगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे इस सेशन में ज्वाइन कर लिया है। आई कैन सी सोनिका, हरिओम, अमर, आफिया, अभिनव, ब्रजेश, कुमकुम, महक, यश, शिवानी, सोनी, प्रदीप, अंशिका, सैयद, वनिक, विभूति, प्रिंस, संदीप, सुरेश, निशा, उज्जवल, मंजीत, महिमा, समीर, आदित्य, प्रगति, विश्वांजन, ऋषिकांत, श्रद्धा, दीपिका, अंकित, नेहा, दीक्षा, तनु, अमृता, वाजिद, प्रिया, सिमरन, प्रियम, ज्योति, रोनाल्ड, शिवांश, एके। सो यू ऑल हैव ज्वाइंड। आप सभी लोगों ने यहाँ पे मुझे इस क्लास में ज्वाइन कर लिया है। सो वी शुड स्टार्ट टुडेस क्लास। आप सभी लोगों को पता है वी आर ऑन चैप्टर नंबर 2 एंड इन चैप्टर नंबर 2 वी आर डिस्कसिंग इमर्जेंस ऑफ एम्पायर्स। ये हमारे टॉपिक का नाम है और ये जो हमारा टॉपिक है इमर्जेंस ऑफ एम्पायर, जिस पर हमारी बातचीत चल रही है। इमर्जेंस ऑफ सोसाइटी, इफ यू रिमेंबर, वाज द फर्स्ट चैप्टर वी डिस्कस्ड। इमर्जेंस ऑफ सोसाइटीज नामक चैप्टर में वी मेजरली डिस्कस्ड अबाउट द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। लेकिन आज जो हमारी बातचीत हो रही है दैट इज इन वर्ल्ड हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 and the name of chapter number 2 is emergence of empires. Emergence of empires. मैंने आपसे ये भी कहा था कि इमर्जेंस ऑफ एम्पायर्स इस नाम के टॉपिक में हम दो मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले होगा रोमन एम्पायर और फिर होगा मंगोलियन एम्पायर। रोमन एम्पायर पर हमारी बातचीत अभी जारी है। रोमन एम्पायर को काफी हद तक हमने कल फंडामेंटल्स के फॉर्म में समझने की कोशिश करी थी। रोमन एम्पायर आज कंप्लीट करते हैं। विल ट्राई टू स्टार्ट मंगोलियन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर पर हमारी बातचीत जो है वो आज चल रही है। रोमन एम्पायर में हमने क्या पढ़ लिया और हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस बात पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड एक्सप्लोर कि जो हमारा टॉपिक था वो था रोमन एम्पायर। अच्छा चलो मैं आपको बताता हूं। जो हमारा टॉपिक था दैट वाज रोमन एम्पायर। ऑलराइट, हाँ, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। हमारा जो टॉपिक था दैट वाज रोमन एम्पायर। दो ही टॉपिक इसमें पढ़ने हैं, रोमन एम्पायर और मंगोलियन एम्पायर। और जो हमारी बातचीत है वो रोमन एम्पायर पर चल रही है। रोमन एम्पायर पर जब हमारी बातचीत हुई तो उसके पहले हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है हमने सबसे पहले तो समझा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद हमने जाना ओरिजिन ऑफ रोमन एम्पायर, कि रोमन एम्पायर कैसे फाउंड किया गया। रोमन एम्पायर के फाउंड किए जाने के बाद जो हमारा डिस्कशन होता है, ठीक ठीक है नाउ, उसके बाद हम लोगों ने एक्सप्लोर किया रोमन एम्पायर के बारे में और फिर हमने देखा डिवीजन ऑफ रोमन एम्पायर। डिवीजन ऑफ रोमन एम्पायर में हमने ईस्टर्न रोमन एम्पायर और वेस्टर्न रोमन एम्पायर, इसके बीच का एक डिवीजन आपके सामने पोर्ट्रे किया था। ये सारी बातें हो चुकी हैं और अब मैं जो चौथा एलिमेंट यहां पर कवर करने वाला हूंगा वो होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोमन एम्पायर।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर के कैरेक्टरिस्टिक्स में हम टोटल 4 इश्यूज पर डिस्कशन करेंगे। हम 4 इश्यूज पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ रोमन एम्पायर। फिर हम देखेंगे इकोनॉमी, इकोनॉमी ऑफ रोमन एम्पायर। फिर हम तीसरा देखेंगे सोसाइटी, सोसाइटी ऑफ रोमन एम्पायर। फिर हम चौथा देखेंगे कल्चर, कल्चर ऑफ रोमन एम्पायर। तो पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर, ये 4 एलिमेंट्स हम रोमन एम्पायर का देख लेंगे एंड द रोमन एम्पायर विल एंड। तो यहां पर इंट्रोडक्शन इज डन, ओरिजिन ऑफ रोमन एम्पायर इज डन। मैंने बताया कैसे जूलियस सीजर के बाद उनको जब असैसिनेट कर दिया गया तो जो उनके भतीजे थे ऑगस्टस, वो 27 बीसीई में फाउंड करते हैं रोमन एम्पायर को। रोमन एम्पायर में कैसे फिर 300 बीसी 300 एडी के आसपास यहां पर इमर्जेंस होता है कॉन्स्टेंटाइन का। कॉन्स्टेंटाइन ही वो इंसान थे जिन्होंने 313 एडी में क्रिश्चियनिटी को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया और उसके बाद बहुत तेजी से क्रिश्चियनिटी यूरोप में फैल गई। मैंने बताया कि वही ऐसे इंसान थे जिन्होंने जो आज का इस्तांबुल शहर है टर्की का, वहां पर एक नया शहर बसाया था जिसे कॉन्स्टेंटिनोपल कहा गया था। कॉन्स्टेंटिनोपल को रोम के साथ सेकेंडरी कैपिटल बनाया गया था और कहा गया था कि ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर को मैनेज करेगा। बाद में जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था, जो रोम से मैनेज किया जाता था, वो कोलैप्स कर गया। उसके कोलैप्स हो जाने के पीछे जो 2 बेसिक रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे, वो उनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और नॉर्थ से होने वाले जर्मन ट्राइब्स के हमले हुआ करते थे। जब रोम से चलने वाला ये एम्पायर कोलैप्स कर गया तो जो कॉन्स्टेंटिनोपल से चलने वाला एम्पायर था यानी कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर, वो चलता रहा। ठीक है, सो ये सारी बातें समझ लेने के बाद अब हम रोमन एम्पायर की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर के बारे में बात करेंगे। आइए एक एक करके इन चारों पर डिस्कशन करते हैं, रोमन एम्पायर को खत्म करते हैं और उसके बाद हम लोग ऑटोमन एम्पायर पर आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहां पर सीधा आते हैं पॉलिटिक्स ऑफ रोमन एम्पायर पर। मैं चाहूंगा कि इसमें आप थोड़ा बहुत नोट डाउन करें। मैं कुछ कुछ डिक्टेट करता हूं और आपको उसको लिखना है। पॉलिटिक्स ऑफ रोमन एम्पायर। मतलब रोमन एम्पायर में जो पॉलिटिकल सेटअप था वो किस प्रकार का था, लोग वहां पर कैसे रहते थे, वहां पर चीजें कैसे फंक्शन करती थी। हाँ बेटा, ये सब लिखना है। ठीक है, सो वी नीड टू राइट एवरीथिंग, वी नीड टू राइट एवरीथिंग। हाँ, तो अब हम इनके बारे में कुछ कुछ 4-4 5-5 बातें आइए मेंशन कर लेते हैं रोमन एम्पायर की पॉलिटिक्स के बारे में। सो अब मैं बोलने जा रहा हूं और आप लिखेंगे। मैं एक ऑप्टिमम स्पीड में बोलूंगा ताकि आप उसे आसानी से लिख सकें, और अगर कोई नहीं लिख पाता है तो उसके साथ ही उसकी मदद करेंगे। ठीक है, और अगर आप कोई चीज है जो मिस आउट कर रहे हैं तो फिर आपके दोस्त वो आपको बता देंगे ताकि आप उसे आराम से मेंशन कर पाएं और लिख पाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। जब हम लोग यहां पर शुरुआत करते हैं तो फिर इसमें लिखते हैं, हाँ, इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट, एम्परर। पहला पॉइंट बनाइए एम्परर। एम्परर में लिखिए ही वॉज द अल्टीमेट अथॉरिटी। लिखेंगे ही वॉज द अल्टीमेट अथॉरिटी। ही वॉज द अल्टीमेट अथॉरिटी who worked on the advice of Senate, who worked on the advice of Senate. He was the ultimate authority who worked on the advice of Senate. फुल स्टॉप करके, ठीक है। खुशी को कोई सीनेट की स्पेलिंग बताओ, वैसे मैंने कल लिखवाया था। ठीक, दूसरा लिखो बेटा,
एमन ने सीनेट की स्पेलिंग बताई। इनफैक्ट इसी में आगे कंटिन्यू कर लीजिए, जस्ट कंटिन्यू, इसी पॉइंट को थोड़ा सा कंटिन्यू कर लीजिए आगे, लिखिएगा। ऑल्दो फुल स्टॉप करके इसे लिखेंगे। ऑल्दो प्रिंसिपेट, PRINCIPATE, ऑल्दो प्रिंसिपेट, प्रिंसिपेट ब्रैकेट में लिखेंगे रिजीम, ऑल्दो प्रिंसिपेट ब्रैकेट में लिखेंगे रिजीम, हाइफन करके लिखेंगे प्रिंसिपेट या प्रिंसिपेट सिस्टम was founded by, although Principate bracket में regime system was founded by Augustus in 27 BCE, although Principate system was founded by Augustus in 27 BCE, 27 BCE, still Senate was respected, still Senate was respected, still Senate was respected. प्रिंसिपेट सिस्टम में राजा सबसे ताकतवर हो गया। प्रिंसिपेट जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता था लीडिंग सिटीजन, ठीक है। प्रिंसिपेट का मतलब था लीडिंग सिटीजन, जिसमें राजा ने बोला कि मैं लीडिंग सिटीजन हूं और मैं सबसे पावरफुल हूं, सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। भले ही राजा ने सबसे ताकतवर खुद को बना लिया था, लेकिन फिर भी वो अपने नोबल्स की इज्जत करता था और उनकी बातें मानता था। अचंचल पूछती हैं, सर व्हाट इज दिस सिस्टम? बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं। प्रिंसिपेट जो वर्ड है इसका मतलब है लीडिंग सिटीजन। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए, प्रिंसिपेट का मतलब था लीडिंग सिटीजन, इसका मतलब ऑल अथॉरिटी इन एम्परर, ऑल अथॉरिटी इन एम्परर। तो प्रिंसिपेट सिस्टम में जो राजा था उसने सारी पावर अपने पास ग्रैब कर ली, एम्परर के पास सारी पावर आ गई रोम में। सीनेटर्स की पावर यूं तो चली गई, लेकिन फिर भी राजा सीनेट के जो मेंबर्स होते थे उनको रेस्पेक्ट करता था, क्योंकि कन्वेंशनली इनको इज्जत दी जाती थी। तो हमने देखा कि सबसे पहले तो एम्पायर में सबसे ताकतवर राजा था, और राजा ने एक प्रिंसिपेट सिस्टम शुरू किया था जिसमें उसने बोला कि देखो सारी ताकत मेरे पास रहेगी, लेकिन फिर भी जो सीनेट के मेंबर्स होंगे उनको इज्जत मिलेगी जैसे पहले मिलती थी। हमने देखा था कि पहले जब कॉन्सुल सिस्टम हुआ करता था तब सीनेट को काफी इज्जत मिलती थी, लेकिन यहां पर उन्हें इज्जत मिल रही है, ठीक है। हाँ, अब यहां पर आप देखो, दूसरी हेडिंग बनाओ बेटा। एम्परर के बाद द नेक्स्ट हेडिंग सीनेट, सीनेट। स्टिल सीनेट वॉज रेस्पेक्टेड। अगर कोई बच्चा कोई लाइन नहीं लिख पा रहा है और वो पूछ रहा है सर सीनेट के बाद, और आपने लिख लिया है, तो प्लीज उसे बता दो चैट बॉक्स में कि सीनेट के बाद सीनेट वॉज रेस्पेक्टेड, ऐसा कुछ था, ठीक है। इसमें लिखना एन एंशियंट पॉलिटिकल organization, an ancient political organization which existed even before Roman Empire, an ancient political organization which existed even before Roman Empire. रोमन एम्पायर तो देखो बाद में आया, लेकिन सीनेट तो पहले भी हुआ करती थी। जब कॉन्सुल हुआ करते थे, दो कॉन्सुल जब इलेक्ट होते थे, तब भी तो सीनेट हुआ करती थी ना। An ancient political organization which existed even before Roman Empire. बता रहा हूं, बता अरबाज बेटा सीनेट पर ही आ रहे हैं, उसी पर बात चल रही है बच्चा, ठीक है।
फुल स्टॉप करके लिखेंगे। दे एडवाइज्ड एम्परर्स, दे एडवाइज्ड एम्परर्स, दे एडवाइज्ड एम्परर्स इन की डिसीजंस, दे एडवाइज्ड एम्परर्स in key decisions, they advised emperors in key decisions। फुल स्टॉप करके आगे लिखेंगे। initially they also had military command, initially they also had military command। पहले जो सीनेटर्स होते थे वो मिलिट्री कमांड भी रखते थे, आर्मी भी संभालते थे। इनिशियली दे ऑल्सो हैड मिलिट्री कमांड, बट आफ्टर एम्परर Gallienus, but after emperor Gallienus, but after emperor Gallienus, इनका टाइम फ्रेम है बेटा 253 to 68, 253 to 68। But after emperor Gallienus, they were excluded from it, they were excluded from it। But after emperor Gallienus, they were excluded from it। they were excluded from it। all right, अब तीसरा लिखेंगे आर्मी। तीसरा पॉइंट होगा बेटा आर्मी। हमने एम्परर के बारे में लिखा, हमने सीनेट के बारे में लिखा, और अब हम लिखेंगे किसके बारे में? आर्मी के बारे में। आर्मी के बारे में लिखो बेटा। रोमन्स हैड अ प्रोफेशनल आर्मी, लिखेंगे रोमन्स हैड अ प्रोफेशनल आर्मी which had minimum 25 years of service। Romans had a professional army, Romans had a professional army with minimum 25 years of service। 25 years of service। फुल स्टॉप करके आगे लिखेंगे they were better than Persian army, they were better than Persian army, they were better than Persian army, they were better than Persian army because people were forced to serve in army there। They were better than Persian army because people were forced to serve, they were better than Persian army। सागर उसके आगे बोल रहा हूं because people were forced to serve in army there। जहां रोमन एम्पायर में लोग अपनी मर्जी से आर्मी को ज्वाइन करते थे और 25 साल की सर्विस के बाद उन्हें रिटायरमेंट का ऑप्शन मिलता था, वहीं पर्शियन आर्मी में लोगों को जबरदस्ती सर्व करने के लिए फोर्स किया जाता था। अब इससे आप समझ सकते हो कि प्रोडक्टिविटी किस आर्मी की ज्यादा होगी। तो रोमन्स हमेशा बेहतर आर्मी के साथ लड़ते थे कंपैरिजन टू पर्शियंस। पर्शियंस जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, यूफ्रेट्स रिवर से अलग होते हुए ये दोनों एक दूसरे के बॉर्डर पर रहते थे और अक्सर इनके बीच झड़पें हुआ करती थी। तो मैंने आपको बताया कि जो रोमन पॉलिटिक्स है उसमें तीन सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हुआ करते थे। एक था राजा,
राजा ऑगस्टस के साथ इस कहानी की शुरुआत हुई। राजा सबसे ताकतवर था, लेकिन उसके बावजूद वो जो सीनेटर्स थे उनकी इज्जत करता था, उनके एडवाइसेस लेता था। और शुरुआती दौर में तो उनको जो है आर्मी में भी जगह मिलती थी, मिलिट्री कमांड भी उनके पास हुआ करती थी। ठीक है। नाउ पैरेलली हमने देखा सीनेटर्स आए। सीनेटर्स एडवाइस किया करते थे। सीनेटर्स जो थे वो पहले एग्जिस्ट किया करते थे तब भी, जब रोमन एम्पायर नहीं था। सीनेटर्स इलेक्ट होकर आते थे और वो राजा को एडवाइस करते थे, की मिलिट्री पोजीशंस होल्ड करते थे, स्ट्रेटजीज बनाते थे। एगिलस के पहले तक वो आर्मी को भी कमांड करते थे, लेकिन एगिलस ने बोला कि नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि सीनेटर ही आर्मी में जाएंगे। कोई भी आर्मी को कमांड कर सकता है, लीड कर सकता है। ठीक है। तो यहां पर सागर बेटा, यू आर गेटिंग कंफ्यूज। मैं एकदम क्लियर क्लियर साफ साफ बोल रहा हूं, कॉन्सेंट्रेट करो और चुपचाप लिखो। यहां चैट बॉक्स पर फोकस करने के बजाय लिखने पर फोकस करो। ठीक है। नाउ अब हम अगला जो है हिस्सा शुरू करेंगे, एंड दैट विल बी रोमन इकोनॉमी। यहां पर हमने आपको सोसाइटी के बारे में बता दिया। यहां पर हमने सोसाइटी के बारे में आपको बता दिया। नाउ विल डिस्कस अबाउट इकोनॉमी ऑफ रोमन एम्पायर। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इकोनॉमी ऑफ रोमन एम्पायर। पॉलिटिक्स इज डन, लेट्स डिस्कस अबाउट इकोनॉमी। इकोनॉमी ऑफ रोमन एम्पायर। डन। इकोनॉमी शुरू करें, बताओ। इकोनॉमी स्टार्ट करें, फटाफट बताओ। यस यस यस, ठीक है। लिखिएगा पहला पॉइंट, टेरिटरीज वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू प्रोविंसेस। लिखिए, टेरिटरीज वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू प्रोविंसेस। टेरिटरीज वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू प्रोविंसेस। टेरिटरीज वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू प्रोविंसेस। इसमें कॉमा करके आगे लिखेंगे या ऐसे हाइफन लगा के आगे लिख सकते हो। टेरिटरीज वर डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, ऐसे हाइफन करके आगे लिखोगे। टैक्सेस वर कलेक्टेड, हाइफन करके आगे लिखोगे। टैक्सेस वर कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द प्रोविंसेस एक्सेप्ट, taxes were collected from all the provinces, taxes were collected from all the provinces except Italy, taxes were collected from all the provinces except Italy। इटली जहां इनका सेंटर था वहां से लोग टैक्स नहीं वसूलते थे। ये आप प्रिविलेज कह लो, जहां से एम्पायर शुरू हो रहा है उसको एक प्रिविलेज समझ लो। बाकी हर जगह से टैक्स वसूला जाता था। फिर से रिपीट करता हूं, टैक्सेस वर कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द प्रोविंसेस एक्सेप्ट इटली। ठीक है। कुछ बच्चे बीच बीच में रैंडम क्वेश्चंस पूछते हैं, प्लीज आप लोग आंसर कर दिया करिए। कोई पूछ रहा है कि अ, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा,
दूसरा पॉइंट लिखिएगा, अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड सिटीज, urbanization and cities played an important role except Italy, except Italy, ठीक है। Urbanization and cities played an important role, urbanization and cities played an important role in administration and taxation, urbanization and cities played an important role, urbanization and cities played an important role in administration and taxation, administration and taxation, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा तीसरा पॉइंट, दे हैड लार्ज स्केल, they had large scale foreign trade, they had large scale foreign trade, तीसरा पॉइंट क्या है, they had large scale foreign trade, उनका फॉरेन ट्रेड भी बहुत अच्छा था, they had large scale foreign trade from North Africa and India, from North Africa and India, they had large scale foreign trade from North Africa and India, अगला लिखिएगा, चौथा पॉइंट लिखिएगा, मॉनेटरी सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम, वो पैसे में क्या इस्तेमाल करते थे, वो पैसे में क्या इस्तेमाल करते थे, लिखिएगा, इसमें सिल्वर बेस्ड, सिल्वर बेस्ड करेंसीज वर इनिशियली यूज्ड, मॉनेटरी सिस्टम में लिखिएगा, सिल्वर बेस्ड करेंसीज वर इनिशियली यूज्ड, silver based currencies were initially used, हाइफन करके लिखिएगा, सिल्वर बेस्ड करेंसीज वर इनिशियली यूज्ड लिख लिया, हाइफन करके लिखिएगा, लेटर गोल्ड करेंसीज, लेटर गोल्ड करेंसीज यूज्ड, later gold currencies used, later gold currencies used, बाद में गोल्ड करेंसी का इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि इन लोगों को, ठीक है, ठीक है, सिल्वर बेस्ड करेंसी शुरू में ये लोग यूज करते थे, बाद में इन्होंने गोल्ड करेंसी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसका रीजन क्या था, इसका रीजन ये था कि इन लोगों को सिल्वर स्पेन से मिलता था, स्पेन एक देश है बेटा यूरोप का, वहां से इन लोगों को मिला करता था सिल्वर, और सिल्वर की सप्लाई ग्रेजुअली इनकी घट गई, तो फिर इन्होंने गोल्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया करेंसीज के बारे में। ठीक है,
अगला लिखेंगे स्लेवरी, इसमें अब एक लिखेंगे स्लेवरी, स्लेवरी के बारे में लिखेंगे। रोमन इकोनॉमी वॉज लार्जली बेस्ड ऑन स्लेव वर्कर्स। रोमन इकोनॉमी वॉज largely based on slave workers. Roman economy was largely based on slave workers. Roman economy was based largely on, largely based on slave workers. अगला लिखिए टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अगला लिखिएगा बेटा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। 6 पॉइंट क्या है बच्चे? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। लिखिएगा वाटर पावर्ड मिलिंग टेक्नोलॉजी, water powered milling technology। MILLING कर लेना, ठीक है बेटा। वाटर पावर्ड मिलिंग टेक्नोलॉजीज, मिलिंग टेक्नोलॉजीज, वाटर पावर्ड मिलिंग टेक्नोलॉजीज। सुनंदन बेटा जाने दो, बच्चे कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं, उनको नहीं लिखना है, वो चैट बॉक्स में डिस्कशन ही करेंगे। अब उनका क्या कर सकते हो आप? अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे से शांति से, उन लोगों को तो पढ़ना ही होगा ना। टीचर कैन नॉट टीच एवरी स्टूडेंट, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको तो मुझे पढ़ाना ही होगा। और चैट बॉक्स थोड़े समय के लिए ऑन रखना कम से कम लिखवाते वक्त बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए कोई बात आपको नहीं क्लियर हुई तो उसके लिए चैट बॉक्स का ऑन रहना ज़रूरी होता है। कुछ बच्चे हमेशा ऐसे रहेंगे, बच्चे वो नहीं पढ़ते हैं तो वो ऐसे ही करते रहते हैं। जस्ट इग्नोर देम एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फंक्शनिंग, ठीक है। कोई बताएगा मिलिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है? खुशबू पूछ रही है व्हाट इज दिस मिलिंग टेक्नोलॉजी। आप लोगों ने कई सारी मिल्स के बारे में सुना होगा ना, कॉटन मिल होती है, शुगर मिल होती है। तो आप मुझे बताओगे मिलिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है? कोई अगर जानता हो तो बताए। आप लोगों ने जरूर से सुना होगा वाटर मिल एंड शुगर मिल वगैरह ना, ऐसा सुना है? ठीक है, तो ये तो देखो बेटा, मैंने आपको बताया इकोनॉमी ऑफ रोमन एम्पायर। मैंने आपको रोमन एम्पायर की पॉलिटिक्स में 3 पॉइंट्स पर डिस्कशन किया। एक था एम्परर यानी कि राजा, दूसरी सीनेट और तीसरी आर्मी। ये 3 पॉइंट्स थे जहां पर हमने डिस्कशन किया बच्चा, ठीक है। एम्परर, सीनेट एंड आर्मी। और उसके बाद बच्चा यहां पर आया प्रोविंस। फिर हमने जब इकोनॉमी की बात करी, ठीक है, इकोनॉमी की जब हम लोगों ने यहां पर बातचीत करनी शुरू करी तो यहां पर वी हैव सीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल। देखिए दीपक ने बताया जब आप रॉ मटेरियल से किसी चीज से कोई रेडीमेड प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके लिए जो प्रोसेसिंग की जाती है उसे मिलिंग कहा जाता है। आपने जरूर से कॉटन मिल के बारे में सुना होगा जहां पर कॉटन को प्रोसेस किया जाता है। आपने शुगर मिल के बारे में सुना होगा जहां गन्ने से शुगर यानी कि शक्कर बनाया जाता है। अरबाज पूछ रहे हैं स्लेवरी क्या है? बेटा ये आपके साथी बताएंगे, मैं तो आपको नहीं बता पाऊंगा। आपका कोई दोस्त अगर आपके ऊपर मेहरबानी कर दे तो आपको स्लेवरी चैट बॉक्स में बता सकता है, ठीक है। तो प्रोविंस, अर्बनाइजेशन इन सिटीज, फॉरेन ट्रेड, मॉनेटरी सिस्टम, स्लेवरी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये 6 पॉइंट्स मैंने आपको कहां पे बताया? इकोनॉमी में। तो हो गया, मैंने आपको बताया था आज सबसे हम लोग पहले फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो कल के सेशन में रोमन्स का पूरा बैकग्राउंड समझा था, आज हम उनके फीचर्स देख रहे हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं।
तो एक हमने पॉलिटिक्स समझा, दूसरा हमने इकोनॉमी समझा, अब तीसरा बेटा हम लोग सोसाइटी समझने जा रहे हैं। आइए हम लोग बात करते हैं सोसाइटी ऑफ रोमन एम्पायर या रोमन सोसाइटी। रोमन सोसाइटी, रोमन सोसाइटी के बारे में आइए जानते और समझते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात या सबसे जो पहली हेडिंग है वो होगी सोशल स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट है बेटा सोशल स्ट्रक्चर। जब भी हम किसी भी समय की सोसाइटी को समझते हैं ना, तो सबसे पहले जरूरी होता है कि हम उसका सोशल स्ट्रक्चर समझें। जैसे हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है बच्चा, वो क्या है? हमारी सोसाइटी 4 वर्ण में बटी हुई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 जो वर्ण हैं वो इंडिया की सोसाइटी को स्ट्रक्चर देते हैं। वैसे आप यूरोप में जाओगे, स्पेसिफिकली अगर आप फ्रांस में जाओगे, तो वहां पे 3 स्टेट में सोसाइटी बटी होती है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। स्टेट सिस्टम, जैसे इंडिया में वर्ण सिस्टम चलता है ना, वैसे ही फ्रांस में स्टेट सिस्टम चलता है। हमारे यहाँ 4 वर्ण होते हैं, फ्रांस में जो है स्टेट होता है और वो भी 3 स्टेट होते हैं। तो चलो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पर उनका जो स्टेट सिस्टम है हम उसे समझने की कोशिश जरूर करेंगे। बट अभी के लिए हम देखते हैं कि रोमन सोसाइटी का जो सोशल स्ट्रक्चर था वो कैसा था। ठीक है, ठीक है, इसमें लिखिएगा, इसमें ऐसे ए लिखिए, ए सीनेटर्स वर्दी। पहला पॉइंट लिखिएगा, सीनेटर्स वर मोस्ट रेस्पेक्टेबल सेक्शन। इसमें ए लिखिएगा, सीनेटर्स वर मोस्ट रेस्पेक्टेबल, सीनेटर्स वर मोस्ट रेस्पेक्टेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। दूसरे में लिखिएगा, इक्विटस, इक्विटस, इक्विटस को आप नाइट्स कह सकते हो। नाइट्स यानी कि सरदार, नाइट्स और हॉर्समैन। इनके आगे हाइफन करके लिखना, सेकंड इन हायरार्की, सेकंड इन हायरार्की, सेकंड इन हायरार्की। तो सीनेटर्स को वहां का सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन मान लो, इक्विटिस वहां पर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। मोस्ट रेस्पेक्टेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो आईएएस अनुराग बेटा सीनेटर्स थे। सेकंड इन हायरार्की जो है वो इक्विटिस हुआ करते थे, जो वहां के सरदार हुआ करते थे। ठीक है, और तीसरा लिखेंगे ह्यूमिलियोर्स। तीसरे नंबर पे कौन थे बेटा? ह्यूमिलियोर्स। ह्यूमिलियोर्स जो थे वो वहां के सबसे लोअर सेक्शन माने जाते थे, ह्यूमिलियोर्स, लोअर सेक्शन। तो जैसे हमारी सोसाइटी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटी है, वैसे ही रोमन सोसाइटी सेकंड इन हायरार्की है माही बेटा, सीनेटर्स, इक्विटिस और ह्यूमिलियोर्स में बटी थी। सीनेटर आप उनके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है, ठीक है, आप उनके बारे में पढ़ चुके हैं। कोई माही को हायरार्की की स्पेलिंग बता दो बेटा। ये तो हो गया बच्चा, ये हो गया सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर के बाद बच्चे अब दूसरे पॉइंट पर आओ। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, जैसे हमारी सोसाइटी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटी है,
वैसे ही रोमन सोसाइटी 3 हिस्सों में बटी थी बेटा, जिसमें एक थे सीनेटर, दूसरे थे इक्विटस और तीसरे थे ह्यूमिलियोस। तो ये 3 लेयर्स में उनकी सोसाइटी का डिवीजन यहां पर हो रखा था। ठीक है, अभी आओ बेटा दूसरे पर, और दूसरी हेडिंग है फैमिली स्ट्रक्चर। रोमन्स का बेटा फैमिली स्ट्रक्चर कैसा था? हाउ वाज देयर फैमिली स्ट्रक्चर? उनके फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट देयर फैमिली स्ट्रक्चर। लिखिएगा न्यूक्लियर फैमिली। इसमें क्या लिखेंगे बेटा? न्यूक्लियर फैमिली। हाइफन करके लिखेंगे, न्यूक्लियर फैमिली में हाइफन करके लिखेंगे। एडल्ट सन डिड नॉट लिव विद फैमिलीज, डिड नॉट लिव विद फैमिली। एडल्ट सन डिड नॉट लिव विद फैमिली मतलब बड़ा बेटा अक्सर अपना परिवार लेकर अलग हो जाया करता था। जैसे आज जो है बेटा हमारे यहां जो इंडियन सोसाइटी है वो हमेशा से ऐसी रही है ना, पूरा परिवार एक साथ रहता है। हमारे यहाँ इंडियन सोसाइटी में ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है बच्चों, लेकिन यहां पर जो कॉन्सेप्ट रहा है वो न्यूक्लियर फैमिली का रहा है। और न्यूक्लियर फैमिली में जो बड़ा बेटा होता था वो अक्सर अपना परिवार लेकर अलग हो जाया करता था। ठीक है, बड़ा बेटा अक्सर अलग हो जाया करता था। तो ये तो देखो इसमें आपने लिखा, फुल स्टॉप करके आगे लिखिएगा। women had full property right। इसमें लिखिएगा women had full property right, women had full property right in their father's property। women had full property right, women had अभिमान कहते हैं सर आप पीपीटी क्यों नहीं लाते हैं? बेटा सारी पीपीटीज हैं यहां पर, अपनी मर्जी से इत्मीनान से पढ़ लेना, जितना मन करे पढ़ लेना बेटा। एवरीथिंग इज देयर इन पीपीटी, आपका जितना दिल करे पढ़ना। ऑल दी पीपीटीज आर देयर बेटा, लेकिन जो आप लिख कर समझोगे ना वो आपको बेहतर समझ में आएगा। पीपीटी पढ़नी है तो आप किताबों में से भी पढ़ सकते हो। पीपीटीज का हम इस्तेमाल बिल्कुल करते हैं बेटा, ओकेजनली जहां पर जरूरत पड़ती है, बट हम प्रेफर करते हैं कि फॉर द बेटर क्लैरिटी आप थोड़ा बहुत लिख लें और समझ लें। तो ऐसा नहीं है बेटा पीपीटीज नहीं है, पीपीटीज खूब है बेटा, अपलोड करवा दूंगा, पढ़ते रहना, आपका जितना मन करे पीपीटी पढ़ना, आपका मन, पढ़ो पीपीटी। हु इज स्टॉपिंग यू टू रीड पीपीटीज? ठीक है, लेकिन लिख के पढ़ोगे थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, हाँ तो आपने लिख लिया women had full property right in their father's property। लिखिएगा there was large gap, there was large gap between men and women in marriage, there was large gap between men and women, there was large gap between men and women in marriage। अक्सर जो मेन होते थे ना वो ज्यादा उम्र के होते थे जब उनकी मैरिज होती थी, जबकि जो विमेन होती थी वो कम एज की होती थी। तो ये कुछ ऐसे था कि मान लो 18 साल 20 साल की कोई बच्ची है और उसकी मैरिज एक 30 साल के इंसान के साथ हो रही है, तो ये चीज जो गैप है वो आपको देखने को मिलती थी। देयर वाज लार्ज गैप बिटवीन मेन एंड वुमेन इन मैरिज। इसी में फुल स्टॉप करके आगे लिखो, फादर्स हैड लीगल कंट्रोल ओवर देयर चिल्ड्रन, फादर्स हैड लीगल कंट्रोल ओवर देयर चिल्ड्रन। जो फादर होते थे उनका लीगल कंट्रोल अपने बच्चों के ऊपर होता था। जैसे आज उतना लीगल कंट्रोल नहीं है बेटा, आपको अगर 2 थप्पड़ पिताजी लगा दें तो आप पुलिस के पास जा सकते हो, ठीक है, लेकिन
उनके पास लीगल कंट्रोल हुआ करता था। फादर्स हैड लीगल कंट्रोल ओवर देयर फैमिली। चलिए, फैमिली हो गया। तीसरे पॉइंट पर आइए, और तीसरा पॉइंट है लिटरेसी। पढ़ाई लिखाई का क्या हाल था बेटा वहां पर? लेट्स डिस्कस अबाउट लिटरेसी। पढ़ाई लिखाई के क्या हाल है? रोमन्स में पढ़ाई लिखाई का क्या हाल था? आप लोगों जैसा ही था, एकदम नाक डुबाने वाला, या फिर कुछ बेहतर था? लिटरेसी के बारे में बात करते हैं। इसमें लिखिएगा वेरीड अक्रॉस रीजन्स। वेरीड अक्रॉस रीजन्स मतलब कुछ इलाकों में अच्छी एजुकेशन लोगों के पास थी, कुछ, ठीक है, कुछ इलाकों में अच्छी एजुकेशन हुआ करती थी, और कुछ इलाकों में एजुकेशन अच्छी नहीं हुआ करती थी। दोनों ही बातें थी वहां पर, ठीक है बेटा। जिसमें आप लिख सकते हो, एक एरिया हुआ करता था पोम्पेई का, वहां पर अच्छी लिटरेसी थी, ठीक है। पोम्पेई एक शहर का नाम है बेटा, पोम्पेई। गुड लिटरेसी, यहां पर अच्छी लिटरेसी थी। पोम्पेई शहर में बेटा अच्छी लिटरेसी हुआ करती थी, लेकिन हर जगह लिटरेसी अच्छी नहीं थी। फुल स्टॉप करके इसमें आगे लिखिएगा, लिटरेसी वॉज कॉमन अमंग सोल्जर्स, आर्मी ऑफिसर्स एंड स्टेट ओनर्स, फिर से बोलता हूं बेटा, लिटरेसी वॉज कॉमन अमंग सोल्जर्स, आर्मी ऑफिसर्स एंड स्टेट ओनर्स। लिटरेसी वॉज कॉमन अमंग सोल्जर्स, आर्मी ऑफिसर्स एंड स्टेट ओनर्स, ठीक है बेटा। चलो, रोमन सोसाइटी में हमने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन कर लिया। अब मैं आपको बताता हूं मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया। बेटा जब हमारी पढ़ाई लिखाई डिस्कशन चल रहा था, हमारा टॉपिक है रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर का इंट्रोडक्शन हो चुका है, रोमन एम्पायर का ओरिजिन हो चुका है, रोमन एम्पायर का डिवीजन हो चुका है। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पर बात कर रहे थे, हमने रोमन पॉलिटिक्स समझ ली, हमने रोमन इकोनॉमी समझ ली, हमने रोमन सोसाइटी समझ ली। अब आखिरी हिस्सा बचा हुआ है रोमन कल्चर। रोमन कल्चर को हम जैसे ही पढ़ेंगे, हमारा ये रोमन एम्पायर का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत मंगोलियन एम्पायर के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। तो चलो यहां पर अब मैं रोमन कल्चर के बारे में आपको बताता हूं। एक हम लोग हेडिंग बनाएंगे, जैसे हम लोगों ने रोमन पॉलिटिक्स, रोमन इकोनॉमी और रोमन सोसाइटी पढ़ी, बिल्कुल वैसे ही अब हम लोग रोमन कल्चर पढ़ेंगे। और रोमन कल्चर को पढ़ते ही आपका ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, वो समाप्त हो जाएगा। मतलब कम से कम रोमन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, और फिर हम लोग सीधा बात करेंगे मंगोल्स के बारे में। आइए बात करते हैं रोमन कल्चर के बारे में। रोमन कल्चर, रोमन कल्चर, रोमन कल्चर में हमारा डिस्कशन होने वाला है। सबसे पहले लिखेंगे कल्चरल डाइवर्सिटी। रोमन कल्चर बहुत ही ज्यादा डाइवर्स था। कल्चरल डाइवर्सिटी, रोमन कल्चर में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हुआ करती थी। डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड स्टेट, ऋषभ पांडे पूछते हैं कि सर स्टेट और स्टेट में क्या फर्क है? बेटा आपके पास खेत होंगे, मान लीजिए आपके पास 10 बीघा खेत है ना, तो 10 बीघा खेत को स्टेट कहा जाएगा।
स्टेट का मतलब हिंदी में बेटा जागीर होता है, जबकि स्टेट का मतलब राज्य होता है। तो राज्य तो वो है जिसमें आप रहते हैं, ठीक है, आपका देश है। इंडिया को भी टेक्निकल टर्म्स में स्टेट कहा जाता है। आप उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, जहां से भी बिलोंग करते होंगे वो आपका स्टेट होगा। लेकिन स्टेट मतलब होता है बेटा प्रॉपर्टी या फिर जागीर। तो ये अंतर है बच्चे स्टेट और स्टेट में। अब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में, ठीक है। लिखिएगा, रोमन कल्चर इंक्लूडेड, इसमें लिखिएगा कल्चरल डाइवर्सिटी वाले पॉइंट में लिखिएगा, रोमन कल्चर इंक्लूडेड वेरियस लैंग्वेजेस, रोमन कल्चर इंक्लूडेड वेरियस लैंग्वेजेस, वेरियस लैंग्वेजेस, local deities, various languages, local deities, dressing style, various languages, local deities, local deities, dressing style, food habits, food habits, and social organizations. deities का मतलब होता है बेटा देवी देवता। local deities and food habits and social organizations. ठीक है, फुल स्टॉप करके लिखेंगे, इन लैंग्वेजेस, इन लैंग्वेजेस लैटिन डोमिनेटेड, इन लैंग्वेजेस लैटिन डोमिनेटेड। लैटिन एक भाषा हुआ करती थी बेटा जो यूरोप में बोली जाती थी। लैटिन को एक लैंग्वेज के तौर पर आप संस्कृत के साथ इक्वेट कर सकते हो। जैसे भारत में, ठीक है, संस्कृत एक लैंग्वेज हुआ करती थी, वैसे ही रोमन एम्पायर में लैटिन एक लैंग्वेज हुआ करती थी, ठीक है। इन लैंग्वेजेस लैटिन डोमिनेटेड। रिपीट करता हूं बेटा, भावना के लिए रिपीट कर रहा हूं, इन लैंग्वेजेस लैटिन डोमिनेटेड। लैटिन ने डोमिनेट किया बेटा जहां तक लैंग्वेजेस का मुद्दा है, ठीक है, लैटिन का डोमिनेशन यहां पर रहा है। अब लैटिन को आप यूरोप की संस्कृत कह सकते हो, ठीक है। आदित्य आपके लिए भी रिपीट कर देता हूं, इन लैंग्वेजेस लैटिन डोमिनेटेड, बस इतना ही था। तो लैटिन को आप यूरोप की संस्कृत कहो। जिस तरीके से आज भारत में संस्कृत है, बिल्कुल वैसे ही यूरोप में आज लैटिन है। जैसे लैटिन एक बहुत पुरानी, जैसे संस्कृत आज एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है, कई सारी लैंग्वेज संस्कृत में से निकली हैं, लेकिन आज संस्कृत कोई नहीं बोलता, बिल्कुल वैसे ही लैटिन यूरोप की बड़ी पुरानी लैंग्वेज है। यूरोप की कई सारी लैंग्वेजेस जैसे पोर्चुगीज एंड स्पेनिश निकली वो लैटिन में से ही है, लेकिन आज लैटिन का इस्तेमाल कोई कुछ खास करता है नहीं। तो ये तो देखो आपने समझा वहां की कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में, ठीक है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे कल्चरल चेंज, इसमें दूसरा पॉइंट लिखिएगा, कल्चरल चेंज इन 4th सेंचुरी। 4th सेंचुरी में बेटा उनका कल्चर बदल गया, और आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग रहा होगा कि आखिर उनका कल्चर 4th सेंचुरी में क्यों बदला, ठीक है। लिखिएगा, एम्परर कॉन्स्टेंटाइन, क्या लिखेंगे बेटा, एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ऑफिशियली, ऑफिशियली एक्सेप्टेड क्रिश्चियनिटी, ऑफिशियली एक्सेप्टेड क्रिश्चियनिटी। एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ने बेटा क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियली
एक अपना स्टेट रिलीजन बना लिया। और जब क्रिश्चियनिटी का एडवेंट हुआ तो बहुत तेजी से क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड वहां पर होना शुरू होता है। ठीक है, ठीक है, कल्चरल चेंज में यही लिख लो कि इन्होंने जो क्रिश्चियनिटी है उसको अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, लिखिएगा इसमें अर्बन प्रॉस्पेरिटी, अर्बन प्रॉस्पेरिटी एंड कल्चरल ग्रोथ। अर्बन प्रॉस्पेरिटी कह सकते हो, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कह सकते हो। बेटा जब आपके पास पैसा आएगा ना तो आपका कल्चर जरूर बदलेगा। कल्चर क्या होता है बेटा? कल्चर जो आपके आसपास है, आपकी लैंग्वेज, आपके कपड़े, आपका डांस, आपका म्यूजिक, ठीक है, आपके एटिकेट्स, आपके मैनर्स, आपके उठने बैठने का तरीका, आपका फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने का तरीका, यह आपका कल्चर कहा जाता है। बेटा जैसे ही आपके पास पैसे आते हैं ना, वो चीज जो सबसे पहले बदलती है वो होता है कल्चर। आपकी फूड हैबिट्स, ये भी आपके कल्चर का पार्ट होता है। जैसे अगर आपके पास पैसे आएंगे, अगर आप जो है थोड़ा सा हम्बल फैमिली से हैं, हम्बल बैकग्राउंड से हैं, तो हो सकता है कि आप नॉर्मल शर्ट और पैंट पहनते हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपके पास पैसे आएंगे ना, आप किसी बढ़िया से शोरूम में जाएंगे और कोई ब्रांडेड कपड़े लेकर आएंगे, तो आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो तुरंत चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपके पास जैसे ही पैसे आएंगे, आप तुरंत मुझे जो है मैकडोनल्ड में या फिर डोमिनोज में देखेंगे। अभी आप पिज्जा और बर्गर खाएंगे, पहले आप अपना शांति से खाना खा रहे थे, आपकी फूड हैबिट फटाफट बदल जाएगी। पहले आप जो है नॉर्मल जो है इंडियन सिंगर्स थे, अल्ताफ राजा थे, और जो है कई सारे जो बाकी के इंडियन सिंगर्स जो सिंगर्स हुआ करते थे, आप उनके गाने सुनते थे। फटाक से आपको जो हॉलीवुड के इंग्लिश सिंगर्स हैं उनके गाने पसंद आने लग जाएंगे, आप हॉलीवुड की मूवीज देखने लग जाएंगे, आपका जो गानों का टेस्ट है वो बदल जाएगा, आपका जो मूवीज का टेस्ट है वो बदल जाएगा। पहले आप इंडियन क्लासिकल डांस थोड़ा सा इंक्लाइंड रहते थे, लेकिन अब आपको इंडिया का डांस स्टाइल नहीं समझ में आएगा। ठीक है, सिमिलरली हमेशा होता है बच्चा, जैसे ही आपके पास कहते हैं ना भैया इसका इसके पास तो चार पैसे आ गए, देखो इसका तो रंग ही बदल गया, बेटा आपका रंग और रूप दोनों बदल जाएगा जैसे ही आपके पास पैसे आएंगे। जैसे ही पैसे आते हैं, प्रॉस्पेरिटी आती है, वैसे ही आपके जो फूड हैबिट्स, ड्रेसिंग सेंस, टेस्ट ऑफ म्यूजिक एंड डांस सब बदल जाता है। दिस इज हाउ कल्चर चेंजेस। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से कल्चर में चेंज आता है। जब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रोमन एम्पायर में आई ना, तो वहां पर भी कल्चरल चेंजेस देखने को मिले, वहां पर भी कल्चरल चेंजेस देखने को मिले। ठीक है, समझ में आया बेटा? समझ गए? यस सर, क्लियर। चूंकि आप लोग बहुत देर से लिख रहे हैं, तो मैं सोचता हूं कि आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं जो मुझे किसी वजह से याद आ गई। बेटा 1920s की बात है, एक बड़े फेमस सिंगर हुआ करते थे, नाम था दीनानाथ। दीनानाथ नाम हुआ करता था उन सिंगर का। दीनानाथ उस समय टॉप के सिंगर हुआ करते थे 1920s में, उनकी टक्कर का कोई नहीं था। उनकी उम्र भी काफी यंग हुआ करती थी, वो भी अपने 17-18 साल में चरम पर थे। उनके
जो म्यूजिक घराना है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस हुआ करती थी, बड़ी डिमांड हुआ करती थी। कभी कभी आपको लगता है कि अपुनिश भगवान है, दीनानाथ को वैसा ही लगता था कि हमेशा वो टॉप पर ही रहेंगे। लेकिन फिर अचानक से म्यूजिक इंडस्ट्री में चेंज आया, और म्यूजिक इंडस्ट्री में जो चेंज आया उसकी वजह से जो अमेरिकन पॉप म्यूजिक था वो इंडिया में आ गया। और जब अमेरिकन पॉप म्यूजिक इंडिया में आया तो दीनानाथ का जो क्लासिकल सॉन्ग स्टाइल था वो फ्लॉप कर गया, और अब लोग पॉप म्यूजिक के कॉन्सर्ट में जाने लगे, मूवीज बनने लगी तो लोगों ने क्लासिकल म्यूजिक के शोज में जाना भी बंद कर दिया। दीनानाथ जो पहले बहुत ही फेमस और स्ट्रॉन्ग सिंगर हुआ करते थे, उनका जो समय है वो खराब होने लगा। उन्हें ऐसा लगा कि मूवीज चल रही हैं, चूंकि तब मूवीज बनने लगी, तो उन्होंने अपनी वाइफ के सारे गहने और अपनी सारी प्रॉपर्टी दांव पर लगाकर मूवी बनाई कि शायद वहां पर उनकी किस्मत चमक जाए। लेकिन उनकी मूवी फ्लॉप हो गई, उनकी मूवी फ्लॉप हो गई। उनकी एक बेटी हुई थी, उनका नाम था लतिका, उनकी भी मौत हो गई। बाद में उनकी एक और बेटी हुई, उनकी मूवी फ्लॉप हो जाती है। कर्जदार घरों पर दरवाजे पीटने लग जाते हैं। एक वक्त था कि उनके पास घर में खाने को कुछ भी नहीं था, वो बीमार थे, कमजोर थे, और एक एस्ट्रोलॉजर उनके पास आते हैं, उनका हाथ देखते हैं। वो कहते हैं आपकी किस्मत में कुछ खास नहीं था, भले ही आपको लगा हो, लेकिन मुझे आपके घर में एक बहुत ही चमकता हुआ सितारा दिख रहा है। वो ये बोलकर चले जाते हैं। एक दिन कर्जदार दरवाजा पीट रहे थे, दीनानाथ अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। कर्जदारों ने दरवाजा तोड़ दिया। वो आए, उन्होंने दीनानाथ की हालत देखी, उनको समझ में आ गया कि इनके पास उनका कर्ज चुकाने को कुछ भी नहीं। उनको घर में जो भी सामान मिला वो उठाकर लेकर चले गए। वहां पर एक छोटी सी बच्ची थी, बैठी थी, जिसका नाम था लतिका। दीनानाथ तो अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन ये छोटी सी बच्ची लतिका आगे चल के लता मंगेशकर बनी, और उन्होंने इंडिया को बहुत सारे क्लासिक लेवल के सुपरहिट सॉन्ग्स दिए। दैट वाज द स्टोरी ऑफ लता मंगेशकर एंड हिज फादर, दीनानाथ मंगेशकर। दीनानाथ ने लता मंगेशकर का नाम लतिका रखा था अपनी उस बेटी के ऊपर जिनकी उसके पहले डेथ हो गई थी। तो अभी जब सिंगर्स की बात हो रही थी, कल्चर की बात हो रही थी, तो अचानक से किसी ने चैट बॉक्स में नाम लिखा लता मंगेशकर का, तो मुझे अचानक से लता मंगेशकर की स्टोरी पॉप इन हो गई। लता मंगेशकर का जो बचपन था वो अच्छा नहीं बीता था, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही अच्छा म्यूजिक करियर देखा, और इंडिया को एक बहुत अच्छा म्यूजिकल जेम मिला। लतिका बनी लता मंगेशकर, और ये कहानी थी दीनानाथ मंगेशकर, उनके फादर की। चूंकि आप लोग काफी लंबे समय से लिख रहे थे, तो फिर आपके लिए एक छोटी सी कहानी तो बनती थी। यहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि जब पैसे आते हैं ना, तो कल्चर चेंज हो जाता है, और मैं चाहता हूं कि आप उसी चीज को यहां पर अकोमोडेट करें। लिखिएगा इसमें आगे करके हाइफन, लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्रीट, लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्रीट, लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्रीट, and technological innovation, long distance street and technological innovations enriched enriched Roman culture, enriched Roman culture. Long distance street and technological innovations enriched Roman culture. So this was the story of the Roman Empire. मैंने आपको 4 एस्पेक्ट्स यहां पर एक्सप्लोर किए, बताए, और फिर हमने देखा कि ग्रेजुअली रोमन एम्पायर कोलैप्स कर गया। ठीक है,
अब हम एकदम लास्ट में एक हेडिंग बनाते हैं, एंड ऑफ रोमन एम्पायर। एंड ऑफ रोमन एम्पायर। आपको पता है रोमन एम्पायर दो हिस्सों में बटा हुआ था। ये था वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ये था ईस्टर्न रोमन एम्पायर। आइए एंड ऑफ रोमन एम्पायर के बारे में बात करते हैं। तो यहां पे लिखते हैं वेस्टर्न रोमन एम्पायर ended in 476 AD because of economic decline, attack of northern German tribes, and internal disturbances and internal disturbances। तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर तो देखो कई सारे कारणों से 476 एडी में खत्म हो गया, ये तो हो गए खत्म। लेकिन ईस्टर्न रोमन एम्पायर उसके बाद 1000 साल और चलता रहा। ठीक है, ईस्टर्न रोमन एम्पायर 1000 और साल तक चलता रहा। बट ईस्टर्न रोमन एम्पायर को बाइजेंटीन एम्पायर भी बुलाया गया, जिसको हम लोग बाइजेंटीन एम्पायर भी बुलाते हैं क्योंकि बाइजेंटीन एक एरिया है जिसके चारों ओर भी फैला हुआ है। सर्वाइव्ड फॉर 1000 years, नियरली 1000 years। लेकिन ये वाला उसके बाद 1000 सालों तक सरवाइव कर गया, ये 1000 और सालों तक चलता रहा। लेकिन हमने क्या देखा कि फिर अरब रीजन में ना ऑटोमन एम्पायर आ गया, जो आज का सऊदी अरेबिया है, इराक, ईरान, सीरिया है, वहां पर एक एम्पायर डेवलप हुआ जिसको ऑटोमन एम्पायर कहा गया। और फिर ऑटोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर के बीच में क्लैश शुरू हो गया। यहां पर देखो क्या होता है बेटा, एक ऑटोमन एम्पायर आ जाता है, एक मुस्लिम एम्पायर था, इसने हमला किया इनके ऊपर और ये खत्म हुए ऑटोमन एम्पायर की वजह से। इसमें लिखेंगे वेस्टर्न रोमन एम्पायर ended with fall of कॉन्स्टेंटिनोपल। जब इनका शहर कॉन्स्टेंटिनोपल कब्जा लिया गया, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल in 1453 when अरब्स, जिनको आप यहां पर ऑटोमन्स भी बुला सकते हो, अटैक्ड एंड कैप्चर्ड सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। जब अरब्स ने 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल नाम का यह शहर कब्जा लिया। अच्छा बेटा, मैंने गलती से बेटा यहां पर वेस्टर्न लिख दिया, मुझे माफ करिएगा, यहां पर ईस्टर्न करना होगा। ठीक है,
हाँ जी बच्चों, ईस्टर्न, माफ करिएगा मुझे, मैंने गलती से वहां पर वेस्टर्न लिख दिया था। इट्स ईस्टर्न। अभी हम लोग यहां इस ईस्टर्न की बात कर रहे हैं ना बेटा, तो ये ईस्टर्न है। ठीक है बेटा, तो ये था एंड ऑफ रोमन एम्पायर। मुझे बताओ बेटा, क्या आपको रोमन एम्पायर का ये एस्पेक्ट और उसकी एंडिंग समझ में आ गई? ठीक है। हम्म। ठीक है। ऑटोमन एम्पायर कहां पर स्टैब्लिश था बेटा? आज के सऊदी अरेबिया को इमेजिन कर लो आप, आपको ऑटोमन एम्पायर का एरिया दिख जाएगा। सो दिस इज हाउ दिस स्टोरी एंड्स हियर। तो ये कहानी बेटा यहां पर खत्म होती है, समाप्त होती है। अभी आपने इस चीज को तो समझ लिया। अब आइए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, एंड द स्टोरी विल बी अबाउट मंगोलियन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर की स्टोरी यहां पर समाप्त होती है, एंड नाउ द स्टोरी बिगिंस विद द स्टोरी बिगिंस विद मंगोलियन एम्पायर। मंगोलियन एम्पायर ये धरती का सबसे बड़ा एम्पायर माना जाता है, जिसने अर्थ के एक चौथाई हिस्से को अपने कब्जे में लिया। बहुत बड़ा एम्पायर बिल्ड किया गया मंगोल्स के द्वारा। मंगोलियन एम्पायर की शुरुआत चाइना के नॉर्थ में एक आज के बहुत ही इनसिग्निफिकेंट देश मंगोलिया से माना जाता है। मंगोलियन एम्पायर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आज बेसिक्स बताता हूं, और इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं आपको कल बता दूंगा, जेंगिस खान और उनके बारे में। ठीक है, तो मैं एक कहानी के तौर पर आपको मंगोलियन एम्पायर के बारे में यहां पर थोड़ी बहुत बेसिक बातें बता देता हूं। इस पर जो लिखने वाला काम है बेटा, वो हम कल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक अ फ्यू थिंग्स अबाउट मंगोलियन एम्पायर। मंगोलियन एम्पायर के बारे में कुछ बेसिक बातें हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मंगोलियन एम्पायर का एक इंट्रोडक्शन हम यहां पर ले सकते हैं। लेट्स हैव अ इंट्रोडक्शन, मंगोलियन एम्पायर का इंट्रोडक्शन। मंगोलियन एम्पायर का इंट्रोडक्शन। मंगोलियन एम्पायर को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए बेटा। स्टार्टेड फ्रॉम मंगोलिया, नॉर्थ ऑफ चाइना। बेटा अगर ये इंडिया है और ये चाइना है, ठीक है, अगर ये इंडिया है और ये चाइना है, तो यहां नॉर्थ में यहां मंगोलिया है। यहां मंगोलिया है और मंगोलिया के नॉर्थ में बेटा रशिया है। तो ये चाइना है, ये मंगोलिया है, और उसके नॉर्थ में रशिया होगा। तो चाइना के नॉर्थ में बेटा एक छोटा सा देश है मंगोलिया। आज मंगोलिया की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई इज्जत नहीं है, गरीब देश है। लेकिन एक समय पर मंगोलिया से निकला था एक चंगेज खान नाम का राजा, जो कि वास्तव में एक ट्राइबल चीफ हुआ करता था। ठीक है, तो समझो बेटा ये किस तरीके से काम करता था।
ये मंगोलिया से शुरू हुआ एक एम्पायर था। मंगोलिया में था क्या बेटा? मंगोल्स वर ट्राइब्स। बेटा ये जनजातियां थी, ये ट्राइब्स थी। डिवाइडेड इनटू मल्टीपल मंगोल ट्राइब्स, मल्टीपल मंगोल ट्राइब्स। ईच ट्राइब हैविंग वन चीफ, और हर ट्राइब के पास अपना एक नेता हुआ करता था। मंगोल्स क्या थे बेटा? ट्राइबल्स हुआ करते थे। और ये ट्राइबल्स जो थे ना, ये कैटल रियरर्स होते थे, जानवरों को पालते थे, चराते थे, घोड़ों से चलते थे। मंगोल मल्टीपल ट्राइब्स में बटे हुए थे, कोई एक मंगोल ट्राइब नहीं थी, बल्कि मल्टीपल मंगोल ट्राइब हुआ करती थी। इनमें आपस में राइवलरी थी। हाँ बेटा लिखना है, बिल्कुल लिखना है। मल्टीपल मंगोल ट्राइब्स हुआ करती थी जो, हाँ ये आप लिख लो फटाफट, एक इंट्रोडक्शन तो आप बना ही लो। मल्टीपल मंगोल ट्राइब्स हुआ करती थी बेटा जो आपस में लड़ा करते थे। ठीक है। दीज मंगोल ट्राइब्स, these Mongol tribes used to fight against each other। ये मंगोल ट्राइब्स एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते थे, ईच अदर्स। ठीक है। ऐसे ही एक मंगोल ट्राइब में जन्म हुआ था चंगेज खान का, जिनके फादर ने बचपन में उनका नाम तैमुजिन रखा था। इन वन मंगोल ट्राइब, चंगेज खान 1227 में, तो चलो इसकी जो है यहां पर डेथ हो जाती है, 13th सेंचुरी में ये बॉर्न था। ठीक है। इस मैप को आप देख सकते हो, ये मंगोलियन एम्पायर है, और मंगोलियन एम्पायर में ये मंगोलिया का एरिया है। यहीं पर मल्टीपल मंगोल ट्राइब्स रहा करती थी। उनमें से एक मंगोल ट्राइब में जन्म हुआ था जेंगिस खान का, जेंगिस खान, जिसको आप चंगेज खान भी बुलाते हैं, जेंगिस खान। इन वन मंगोल ट्राइब, Khan born. His father named him Temujin. इनके फादर ने इनका नाम तैमुजिन रखा। इनके फादर ने इनका नाम तैमुजिन क्यों रखा? क्योंकि जिस दिन ये पैदा हुए उस दिन वो एक प्रिजनर पकड़ के लेकर आए थे, और उस प्रिजनर का नाम हुआ करता था तैमुजिन। तो जिस प्रिजनर को इनके फादर पकड़कर लेकर आए थे, उस प्रिजनर का नाम तैमुजिन था। तो इसी वजह से इनके फादर ने अपने बेटे का नाम तैमुजिन रख दिया। उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा इतना खतरनाक वॉरियर बनेगा कि वो दुनिया का 1/4 हिस्सा कब्जा लेगा और उसकी टक्कर कोई नहीं ले पाएगा। कौन जानता था कि तैमुजिन इतना खास और इतना खतरनाक निकलेगा? कौन जानता था कि ऐसा होगा? तैमुजिन जब 9 साल का था तभी इनके फादर को जान से मार दिया गया। His father was killed. His father was killed. His father was killed when he was 9 years old. इनके फादर को तब मार दिया गया जब इनकी उम्र महज 9 साल की थी। और इनके फादर को किसने मारा? एक राइवल मंगोल कबीले ने। जैसा कि मैंने कहा कि मल्टीपल मंगोल कबीले हुआ करते थे जो एक दूसरे से अक्सर लड़ा करते थे, और वो एक दूसरे का एरिया कब्जाने की कोशिश करते थे। चंगेज खान के फादर एक ट्राइबल चीफ हुआ करते थे,
और उनके ऊपर एक दूसरे ट्राइबल ने चीफ ने हमला किया, जहां पर उनके फादर को मार दिया गया। और जब उनको मारा गया तो जो चंगेज खान की उम्र है वो महज 9 साल की हुआ करती थी। हमने क्या देखा कि चंगेज खान का पूरा कबीला कब्जा लिया गया और चंगेज खान जंगलों और पहाड़ों में, पहाड़ी इलाका वहां हुआ करता था, वो भागने को मजबूर हो गए। चंगेज खान भाग निकले और जब वो भागे तो उन्होंने जाकर कुछ ट्राइब से मदद मांगी और अपनी आर्मी को गैदर करने की, कलेक्ट करने की कोशिश की। चंगेज खान की जिंदगी बहुत अच्छी नहीं रही। चंगेज खान ने कई तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करी। चंगेज खान ने कई तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करी। उनकी जो वाइफ थी बौरते, उनको भी बाद में किडनैप कर लिया गया। 1162 में वो बॉर्न थे, ठीक है। बाद में क्या होता है कि हम देखते हैं तेमुजिन fled, lived in exile, created army, इन्होंने अपने लिए आर्मी बनाई, forced alliance, और अपने लिए दोस्त भी बनाए, forced alliance। तेमुजिन ने यह सब कुछ किया, ठीक है। एक समय तो ऐसा था कि इनकी जो वाइफ थी उनको भी किडनैप कर लिया गया था। चंगेज खान, उनका शुरुआती समय काफी मुश्किल बीता। उनकी जो वाइफ थी बौरते, उनको भी किडनैप कर लिया गया था। बाद में उन्होंने जैसे तैसे अपनी वाइफ को बचाया। उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट अलायंसेस बनाए। एक थे जम्मू का इनके ब्लड ब्रदर हुआ करते थे, उनसे इन्हें लड़ना भी पड़ा था और उनके हरा देने के बाद उन्होंने उनके साथ एक अलायंस भी बनाया था। तो हमने क्या देखा कि वो जो कैरियात से या कैरियत हुआ करते थे और उनके जो भाई थे उनके साथ एक अलायंस भी बिल्ड किया करते हैं। तो ये कुछ अलायंसेस बिल्ड करते हैं ताकि अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर सकें। इन्होंने जो अलायंस फोर्ज किए वो किसके साथ फोर्ज किए, अगर मैं ये बात कर रहा हूं तो अलायंसेस जो फोर्ज किए उसमें एक तो उन्होंने जम्मूका के साथ किया। उनका एक अलायंस तो देखो बेटा जम्मूका के साथ था और दूसरा कैरियत के रूलर के साथ। ये इनके ब्लड ब्रदर थे। एंड रूलर ऑफ कैरियस, और कैरियस के जो रूलर थे यानी कि एक लोकल चीफ थे, उनके साथ भी इन्होंने एक अलायंस बिल्ड किया। तो इस अलायंस को बिल्ड करके फिर उन्होंने काम करना शुरू किया। अब हमने क्या देखा कि इनके पास एक काम था कि ये अपने एरिया को एक्सपेंड करें। इन्होंने आसपास के एरियाज के ऊपर हमला करना शुरू किया 1180s एंड 90s में, और ये यहां पर ओंग खान के साथ एक अलायंस बना लेते हैं। हमने देखा कि उन्होंने आसपास का बहुत सारा एरिया जीत लिया और फिर क्विरिल तई ने उन्हें ग्रेट खान डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। हमने क्या देखा ड्यूरिंग 1180s एंड 1190s, 1880 और 90 के दौर में, 1880 और 90 के दौर में ही कंकर्ड मेजर एरियाज। 1880 और 90 के दशक में इन्होंने खूब सारा एरिया कब्जा लिया, ठीक है। हां, एज Genghis Khan became powerful, all the Mongol chiefs gathered in an assembly
तो सारे जो मंगोल चीफ्स थे वो एक जगह इकट्ठा हुए एक असेंबली में, और उस असेंबली को कहा जाता था क्वेरिल्ताई। क्वेरिल्ताई क्वेरिल्ताई where where Genghis Khan was chosen where Genghis Khan was chosen as Great Khan, as Great Khan by all the Mongol chiefs. By all the Mongol chiefs in 1206. Thus, Mongolian Empire founded. Thus, मंगोलियन एम्पायर फाउंडेड, और इस तरीके से मंगोलियन एम्पायर को फाउंड कर दिया गया। तो मंगोलियन एम्पायर के फाउंडेशन के बारे में मैंने आपको यहां पर बता दिया। मंगोलियन एम्पायर में चंगेज खान ने कैसे अपना एरिया एक्सपेंड किया, कैसे बाकी लोगों ने आगे का काम किया, इस बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। चंगेज खान के इस टॉपिक को या मंगोलियन एम्पायर के इस टॉपिक को हम कल फिनिश कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक ध्यान रखिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। आज के इस सेशन में बस इतनी ही पढ़ाई होने वाली है। सो थैंक यू सो मच टू यू, थैंक यू सो मच।